कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं इतिहास ऑप्शनल का प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है मौर्योत्तर कालीन भारत के विदेशी व्यापार के बारे में बताने जा रहा हूं। यह टॉपिक 67th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर अच्छे से करके जाएंगे। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको पीडीएफ और वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लें और बाय कर लें। सारा जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 67th बीपीएससी के लिए, उसमें सारे जो भी मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री और एनिशिएंट है सारा कवर कर दिया गया है। और आप इसको जल्द से जल्द बाय कर ले जिससे कि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीका से पूर्ण हो सके। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर कालीन भारत के विदेशी व्यापार या विदेश व्यापार की समीक्षा करें। अब देखिए, सबसे पहले भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे वो है विदेशी व्यापार के दृष्टि से मौर्योत्तर काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इस काल में भारत का व्यापार मुख्य रूप से समृद्ध रोमन साम्राज्य के साथ हो रहा था और उसी के दरमियान हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका कारण क्या था कि रोम में भारतीय जो विलासिता संबंधी वस्तु थी उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, इस काल में रोम से व्यापार स्थलीय और समुद्री दोनों मार्ग से हो रहा था। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी प्री में कि किस काल में या किस शासक के समय में जो है रोमन के साथ व्यापार चल रहा था। तो देखिए यहाँ पे इसके आंसर, चूंकि इसके पहले भी हम लोग मौर्य काल है उससे पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मौर्योत्तर काल से पहले भी वहाँ का जो था रोमन साम्राज्य के साथ वहाँ पर व्यापार चल रहा था। और उसके बाद भी जो इसके बाद भी चलेगा कुषाण, जैसे यहाँ पे कुषाणों के साथ तो था ही, साथ साथ आगे चल करके चेर के भी साथ रहता है। तो आगे चल करके मतलब उसका ऑप्शन ई होना चाहिए था, जो भी हो। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे प्री में भी। तो इस जो व्यापार का प्रमुख विशेषता क्या थी कि जो रोमन लोगों के साथ जो व्यापार हुआ कर रहा था वो स्थलीय और समुद्री दोनों मार्ग के माध्यम से हो रहा था। स्थलीय व्यापार के रूप में इस काल में स्थलीय व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया से होकर गुजरता था, जिसको कि आप लोग सिल्क रूट भी कहते हैं। कुषाण शासक वहां पे कनिष्क उस पे आधिपत्य किए हुए थे। तो देखिए, इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले समुद्री विदेशी व्यापार में स्थलीय व्यापार। इस काल में स्थलीय व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया से होकर गुजरता था। यही मार्ग महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट भी कहलाता था, जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। यानी चीन से लेकर के कहां तक, तो रोमन साम्राज्य के पश्चिम भाग तक। यह मार्ग लगभग कितना किलोमीटर का था, तो 7000 किलोमीटर का था। और इसी मार्ग से चीन से रेशम का समस्त व्यापार हुआ करता था। कुषाणों ने मध्य एशिया को अपने साम्राज्य का अंग बनाकर प्रख्यात रेशम मार्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो कुषाण के जो कनिष्क थे उन्होंने ऐसा काम किया था कि जो रेशम मार्ग है उसी पे आधिपत्य कर लिया था। ठीक है, फलतः भारतीय व्यापारी इस व्यापार में मध्यस्थता की भूमिका निभाने लगे और इस मध्यस्थता से भारतीय व्यापारियों को भारी मुनाफा यहाँ पर होता था। इससे कुषाण राजाओं को भी लाभ हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि वे व्यापारियों से व्यापक शुल्क वसूलते थे। वस्तुतः रेशम व्यापार की दृष्टि से कुषाण काल सर्वोत्कृष्ट काल माना गया है, यह समय था। तो ये जरूर चर्चा करेंगे, जो कि आपका स्थलीय मार्ग है। दूसरा है आपका समुद्री मार्ग। तो समुद्री जो व्यापार होता था वो कहां कहां किस किस बंदरगाह से हो रहे थे वो देखिए। इस काल में भारत का रोम से व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्ग से भी हो रहा था। इस समय भारत में समुद्र तटों पर कई सक्रिय बंदरगाह थे जो देशी और विदेशी व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ पे विदेशी व्यापार बोला तो इसलिए विदेशी व्यापार का ही हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैसे चेर साम्राज्य का जो कन्नौर था, मुजरिस था, टिंडिस था, तो ये तीनों जो है बंदरगाह थे। फिर आपका गुजरात का भृगु कच्छ जो है भरोच वो था। सोपारा महाराष्ट्र का था। उसके बाद आप देख सकते पांड्य में एक कोरकई जो पांड्य साम्राज्य में था, तो वो भी बंदरगाह था। कावेरी पट्टनम, उसके बाद अरिकामेडु तमिलनाडु में है, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ये था। और ताम्रलिप्ति, ठीक है, तो सबसे पूर्वी बंदरगाह ताम्रलिप्ति ही था। उड़ीसा और कह सकते हैं कि आप
पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, ठीक है। तो ये सब बंदरगाह का आप चित्र बना करके अगर आप दर्शा देंगे तो आपके मार्क्स स्वाभाविक है 2-3 मार्क्स एवरेज से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर इस तरह बनाएंगे। अब मुद्रिस क्या है, यहाँ से उत्खनन द्वारा रोमन बस्ती, रोम के देवता अगस्टस का मंदिर, रोमन कांच की वस्तुएं, मृदमान आदि मिले हैं। यहाँ रोम के जहाज लंगर डालते थे, यानी जो भी पुरातात्विक सोर्स है वो मुद्रिस से मिला है, जहाँ पे अगस्टस देवता की मंदिर, मूर्ति ये सब मिला है। इसका मतलब है कि वो लोग व्यापारी, रोमन व्यापारी यहाँ आकर के रहते थे, व्यापार किया करते थे। उसके बाद अरिकामेडू या पोडुका से रोमन आवास बस्ती, रोम के सिक्के, अगस्टस एवं नीरो के, उसके बाद वस्त्र रंगाई, हौज जो ये लोग यूज करते थे, तो वो सब वहाँ पे उत्खनन में मिले हैं। तो इससे भी पता चलता है कि अरिकामेडू में भी रोमन जो है अरिकामेडू से भी व्यापार हुआ करता था। उसके बाद कोरकई, ये 2-3 एग्जाम्पल देकर आप समझा दीजिएगा। यह पांड्यों का महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, और यहीं से मोती कहाँ जाता था, तो रोम जो साम्राज्य था वहां जाता था। क्योंकि वहां की महिलाएं भारतीय जो भी जेवर जो भी था, गहने थे या हीरा मोती था, ठीक है, तो उसके पीछे बहुत वहां की महिलाएं जो थी दीवानी रहती थी उस चीज का। तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका जो मांग था विलासितापूर्ण वस्तुओं का। देखिए अब यहाँ क्या, इन बंदरगाहों से ही भारत व रोम के मध्य समुद्री व्यापार विकसित हुआ। हिप्पालस द्वारा मानसूनी हवा की खोज से समुद्री व्यापार और भी सुगम हो गया था, ठीक है। अब व्यापार की संरचना क्या था, पेरिप्लस जो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री तथा टोलमी के ज्योग्राफी तथा संगम साहित्य से प्राप्त बंदरगाह से आयात निर्यात वस्तुओं का विवरण मिलता है। तो भारत से कौन कौन सी वस्तु निर्यात होती थी, तो रोम में भारत से विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अधिक थी। रोम भारत से क्या क्या खरीदता था, गरम मसाला, तो सबसे ज्यादा यवन प्रिय भी है, तो गरम मसाला जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, अदरक। उसके बाद है रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, सुगंधित पदार्थ, फल, सब्जी, भारतीय दास, वेश्या, मोर, हनुमान जो बंदर है, लंगूर, हीरा, लोहा, तांबा, इस्पात और इस्पात से निर्मित वस्तुएं आयात करता था। यानी रोम ये सब खरीदता था भारत से। और भारत वहां से क्या आयात करता था, तो रोम से नाचने गाने वाली लड़कियां, गुलाम, शराब, मदिरा, वस्त्र, मूंगा, शीशे के बर्तन, सोने के सिक्का वहां से आयात करता था भारत। इस तरह रोम का व्यापार भारत के लिए अत्यंत लाभदायक था। इस व्यापार के परिणाम स्वरूप भारत में बड़ी मात्रा में सोना आने लगा और रोम में भारतीय वस्तुओं की मांग इतनी अधिक थी कि रोमन उस पर बेहिसाब धन खर्च करते थे। भारतीय रेशमी वस्त्र व मोती के पीछे तो रोमन स्त्रियां पागल रहती थी और गरम मसाले का भी बहुत अधिक मांग था। इस व्यापार में रोम को घाटा हो रहा था। जैसा कि प्लिनी के अनुसार 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भारत आ जाती थी, जिस पर रोम सीनेट में चिंता भी व्यक्त किया गया था कि जो वहां का बाजार था वो यहाँ पर कह सकते हैं कि रोम से यहाँ पे जो है निर्यात बहुत कम होता था भारत में, और रोम भारत से बहुत ज्यादा आयात करता था, जिससे वहां की सोने की सिक्का लगभग 5 करोड़ के आसपास भारत आ जाती थी प्रत्येक वर्ष। तो उससे वहां पे सीनेट में, जो रोम का सीनेट है, वहां पे इस समस्या को लेकर के चर्चा भी किया गया था। इस तरह हम पाते हैं कि मौर्योत्तर काल में भारत का रोम से व्यापार काफी जो है विकास हुआ था और इस व्यापार में भारत लाभ की स्थिति में था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बड़ी मात्रा में धात्विक सिक्कों का प्रवाह हुआ और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण संभव हो पाया। वस्तुतः विदेशी व्यापार की दृष्टि से इस काल को प्राचीन काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार, खास करके रोम में से यह क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी हुई है 67 बीपीएससी में। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लें, बाय कर लें। यह कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है होगा 68 का प्री और मेंस, उसमें भी आपको काम आएगा। तो आप जरूर से जरूर बाय करें। और खास करके अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के हैं तो आप जरूर एक बार वीडियो मेरा देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा, इतना विश्वास है हमें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।